कश्मीर में जो हालात बने, पहले एक के बाद एक देखने को मिला कि आतंकी हमलों में सिविलियन किलिंग्स की गई। उसके बाद हैदरपुरा इनकाउंटर हुआ, जिसकी वजह से जब फैमिली ने प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ तो बड़ा सवाल उठाया गया उस इनकाउंटर को लेकर भी। फिर रामबाग इनकाउंटर हुआ, उसके बाद भी कुछ इस तरीके के विजुअल्स देखने को मिले। ये ओवरऑल घाटी में जो माहौल बना हुआ है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर SP वैद। डॉक्टर वैद, सबसे पहले यही कि सरकार ने जो आंकड़े पार्लियामेंट में पेश किए उसमें ये कहा कि टेरर इंसिडेंट्स के ये जो नंबर हैं ये पिछले 3 सालों में कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब सिविलियन कैजुअलिटीज की अगर बात की जाए, फिगर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम या पिछले साल में थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जवानों की जहां तक बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उसके नंबर में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी डेथ्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। हाउ डू यू सी दिस कि जहाँ आपके टेरर इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन कैजुअलिटी का फिगर जब आप देखते हैं, जवानों की शहादत का नंबर जब आप देखते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आता है। देखिए, टेररिज्म खत्म तो हुआ नहीं, ये तो फैक्ट है। और टेररिज्म हो चल रहा है। हाँ, टेरर इंसिडेंट्स की फिगर्स अगर आप देखें तो उसमें कमी आई है, थोड़ी बहुत कमी आई है। और ये जो इतने सालों का नासूर है, इसको एकदम तो ख़त्म किया नहीं जा सकता, इसमें वक्त लगेगा। और जब तक इसको चलाने वाला पार बैठा हुआ है, जो मैं हर बार कहता हूँ, और जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की, वो इसको छोड़ने वाली तो है नहीं। उसको उनको जब तक मजबूर नहीं कर दिया जाए, तो वो तो इस टेरर फैक्ट्री को चलाते रहेंगे, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। वो 1971 का जो पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, बांग्लादेश बना, उसका बदला लेना चाहते हैं। और कश्मीर उनका प्ले फील्ड बना हुआ है। तो कश्मीर के लोगों को ये सहन करना पड़ेगा और ये चलता रहेगा। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसको जहां तक मिनिमम लेवल पे लाया जाए, वो लाना चाहिए। अ, इस फिगर्स के कोरिलेशन को कैसे देखते हैं कि जहाँ पर आपके पहले इंसिडेंट्स तो जरूर ज्यादा होते थे, लेकिन आतंकी डैमेज उतना नहीं कर पाते थे क्योंकि नंबर जो है वो कम रहता था। वहीं अब टेरर इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन डैमेज तो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देखिए, जहाँ तक सिविलियन किलिंग्स की बात है, वो एक चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी इसीलिए अडॉप्ट की ISI ने पार की। इसका लेस इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो। और उसका इम्पैक्ट हुआ, जो आप बात कर रही हैं। अगर अदरवाइज अगर आप देखें, नंबर्स कम हुए हैं, लेकिन आज भी डर का माहौल है। ये नो वन कैन डिनाई दिस। कश्मीर का में जो लोग रहते हैं, उनसे अगर आप बात करिएगा, वो आपको बड़ा क्लियरली बताएंगे कि जनाब, हालात अच्छे नहीं हैं। तो डर का माहौल है। फ्री घूमने की वो जो एक शूट होती है, वो लोग नहीं महसूस करते। तो टेरर का जो वो चाहते थे अचीव करना, टेरर का माहौल, वो माहौल बना हुआ है। लेकिन इसको तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक ये जो टेरर चलाने वाले हैं, उनको पूरी तरह हैंडल नहीं किया जाए। और मैं समझता हूँ उस दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है, और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर में आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, अगर इस पर प्रहार पूरी तरह बना रहे और प्रेशर बना रहे। और लेकिन जब तक हमारे बच्चे मैं बार बार कहता हूं, टेररिज्म ज्वाइन करते रहेंगे, और हम उस तरफ अगर कार्रवाई नहीं करेंगे टू एंश्योर कि कोई भी बच्चा गुमराह होकर टेररिज्म ज्वाइन ना करे, वो जब तक होता रहेगा, उसका फायदा पाकिस्तान पूरी तरह उठाएगा। दो चीजें करना बहुत जरूरी है। एक, कोई भी बच्चा इस तरह रेडिकलाइज ना हो कि वो टेररिज्म को ज्वाइन करे। और दूसरा, बॉर्डर से हथियार आना बंद होने चाहिए। बॉर्डर से लड़के आना, फॉरेन टेररिस्ट आना बंद होना चाहिए। जब तक इन दो चीजों पर अच्छी तरह शिकंजा नहीं कसा जाए, और इस पर हर वो कदम लिया जाए जो इन दोनों चीजों को करने के लिए जरूरी है, तो टेररिज्म खत्म नहीं होगा। हैदरपुरा एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखने को मिले, आई एम श्योर यू वेल अवेयर जो भी हुआ उस समय, उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हैदरपुरा इनकाउंटर में
एक डॉक्टर की के बारे में लोगों ने, मैंने देखा मीडिया में उनकी किस तरह उनकी बेगम प्रोटेस्ट कर रही थी छोटे बच्चा लेकर, और एक गूल का रहने वाला और जो उस घर का मालिक था एक सिविलियन, वो उसको वो इसमें जान बहक हुआ। तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन लोगों की हुई है, उसको मैं समझता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और जो स्टेट पुलिस है, उनको लोगों की जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं, उनको सुनना चाहिए, उनको रिजॉल्व करना चाहिए। आपका कई बार क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो अपने जाति मकसद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को गुमराह करता है। मुझे आपसे दुश्मनी है, मैं बदला निकालने के लिए किसी कैंप में जाता हूं और खबर देता हूं कि ये इसके घर में ये बात है या गलत बात है, ताकि उसका नुकसान हो, उसको तकलीफ हो, उसको दुख हो। तो ये हम लोगों के आपस के जो बैर होते हैं उसका उसका शिकार, इसलिए बहुत जरूरी होता है जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है उसको बार बार अथेंटिकेट करना, उसको उसको ठीक परखना, और उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और जो कश्मीर की पुलिस है वो इस पे कार्रवाई, जो जरूरी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की क्योंकि मैंने बात की जिस तरीके से इसे बाद में हैंडल किया गया कि जब एनकाउंटर हो गया उसके बाद पहला सवाल ये खड़ा किया गया, मीडिया के द्वारा पॉइंट आउट किया गया कि पहले पुलिस ने कहा कि वो OGWs थे, उसके बाद बैक ट्रैक किया और ये कहा कि क्रॉस फायरिंग में उन लोगों की जान गई। तो फिर फैमिली ने भी ये सवाल उठाया कि अगर क्रॉस फायरिंग में जान गई है तो बॉडीज़ क्यों नहीं दी जा रही। तो वो बॉडीज़ देने के डिले में फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी जंप इन कर गई, तो उन्होंने भी इस बात को जो है वो हाईलाइट किया कि बॉडीज फौरन दे देनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले में, हालांकि टेररिज्म को लेकर तो एक स्ट्रेट पॉलिसी है कि जहां पर टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट होगी वहां पर बॉडीज वापस नहीं दी जाएंगी, लेकिन जहां पर ये मालूम चल गया कि क्रॉस फायरिंग में अगर हुई है या फिर इसको लेकर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उतना डिले होना चाहिए था बॉडीज रिटर्न करने में? नहीं होना चाहिए था, और मेरा इसमें व्यू बहुत क्लियर है। मेरा इसमें ये मानना है कि जो सिविलियन क्रॉस फायरिंग में मारा जाए, या जो घर में, मेरे घर में अगर टेररिस्ट घुस के आ गए और उनको एनकाउंटर में वो मारे गए और उसमें मेरी भी जान चली गई, तो मेरा ये मानना है कि सिविलियन की बॉडी को उसके इमीडिएटली उसके रिश्तेदारों को देनी चाहिए और उनको पूरा दाह संस्कार करने का हक मिलना चाहिए। बाकी जहां तक टेररिज्म का कंसर्न है, आई हैव वेरी क्लियर व्यूज। दे दे शुड नॉट बी अलाउड। जो फॉरेन टेररिस्ट आते हैं उनका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, उनका कोई यहाँ लेने वाला नहीं है, तो वो बाद में तमाशा करते हैं और हजारों का जो हजूम इकट्ठा होता है वहाँ ग्लैमराइज करते हैं, वहाँ टेररिस्ट आते हैं, हवा में गोलियां चलाते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर इवन लोकल टेररिस्ट को अगर आप बॉडी दे रहे हो, तब भी ये कंडीशन होनी चाहिए कि 4-5 लोग, फैमिली के 8-10 रिश्तेदार, वो इसको ये उनको बाइंडिंग होना चाहिए कि उससे ज्यादा लोग नहीं होंगे, और इसका वो ग्रेव यार्ड में जहां भी उनकी ग्रेव हो वहां इसको दफनाएं अपनी रस्म के हिसाब से। लेकिन टेररिज्म जो फॉरेन से आते हैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, उनका टेररिस्ट के साथ वही सलूक होना चाहिए जो हो रहा है। लेकिन सिविलियन किलिंग्स मैं समझता हूं, अगर वो एनकाउंटर में क्रॉस फायरिंग में मारा जाते हैं, उनको पूरा इज्जत के साथ उनके परिवार को देना चाहिए ताकि वो उनका संस्कार करें। वहीं पर जो चौथे टेररिस्ट की बात की गई, वहां पर जो चौथे व्यक्ति जो वहां पर मौजूद थे जिसे कहा गया कि वो फॉरेन टेररिस्ट है, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल उठाया कि अगर चौथा व्यक्ति वहां पर वो टेररिस्ट था तो उसकी डिटेल्स क्यों नहीं शेयर की गई, उसकी तस्वीरें क्यों नहीं शेयर की गई, उसकी बॉडी कहाँ गई, या इस तरीके के सवाल पॉलिटिकल पार्टीज ने रेज किए। और ये भी सवाल खड़ा किया कि चौथा कोई वहां पर था ही नहीं। तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उसकी कोई पॉसिबिलिटी है? मेरे ख्याल स्टेट पुलिस ने अगर कहा है, कोई गलत नहीं कहेगा वो ऐसा, बिना बॉडी के या बिना टेररिस्ट के मैं नहीं समझता कोई क्लेम करेगा कि बॉडी है। बिकॉज
ये और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। और अगर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने और स्टेट पुलिस ने कहा है तो वो सही होगा। उसके अलावा इसी हैदरपुरा इनकाउंटर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में दो तीन चीज़ें जो उन्होंने मेंशन की बहुत सिग्निफिकेंट। पहली चीज़ ये कही कि टेररिज्म को इराडिकेट करने में जितनी विक्ट्री अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल की है, जब केयरलेसनेस होती है या इस तरीके को इंसिडेंट्स होते हैं या कोई सिविलियन कैजुअलिटी होती है या इस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसीज कोशिश करती हैं कि कोई गलती करवाई जाए जिसमें इस तरीके का माहौल घाटी में क्रिएट किया जाए जिससे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करें आर्मी के खिलाफ या जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ, ये जानबूझकर पाकिस्तान की एजेंसीज कराती हैं इस तरीके का माहौल बनाने में। तो इस तरीके के इवेंट्स को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपकी जो विन्स होते हैं उसे इमीडिएटली जीरो कर देता है। तो हाउ डू यू सी? मैं बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये पार से पूरी कोशिश होती है। आपने देखा 2016 में बुरहान वानी की एनकाउंटर के बाद क्या हालात बने और किस तरह से कश्मीर वैली कितने साल पीछे चली गई और कितनी बुरी हालत हुई और उसको तो मुझे डायरेक्टली फेस करना पड़ा। इसी तरह जो अमरनाथ रो हुई थी, लैंड रो हुई थी 2008 में, 9 में, 10 में, आपने देखे कैसे हालात बने कश्मीर में। तो जो डीप स्टेट पार बैठी है उनकी कोशिश रहती है कि सिविलियंस को इन्वॉल्व किया जाए, सिविलियंस प्रोटेस्ट हो, पथराव हो, लोग बाहर आए, लोग प्रोटेस्ट करें, ये उनकी कोशिश रहती है। क्योंकि उसमें फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर में, और उनका ध्यान टेररिज्म की तरफ से हट जाता है, उनका एनकाउंटर्स की तरफ से ध्यान हट जाता है और उतनी ही उनको दिक्कतें आती हैं। तो ये कोशिशें बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए हर एक को कि पार का डीप स्टेट करता रहता है कि ऐसे हालात बने, कोई ट्रिगर मिले, कोई चिंगारी मिले जिससे हालात ऐसे बनाए जाएं ताकि कश्मीर में टोटल लॉलेसनेस हो, लॉ एंड ऑर्डर इशू बन जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और जेएंडके पुलिस इस लॉ एंड ऑर्डर में उलझ जाएं और टेररिज्म को खुला मौका मिले अपने कार्रवाई करने के लिए। तो इसके लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इंश्योर करने के लिए कि इस तरीके का माहौल ना बने, क्या कुछ माइंड में रखने की जरूरत है और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहला मैं समझता हूं ट्रांसपेरेंसी। आपकी डीलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप अगर कहीं गलती भी हो जाए, अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूं डिस्ट्रिक्ट में किसी में या किसी जोन में या किसी स्टेट का, तो अगर मेरे से गलती टू एर इज ह्यूमन, हर एक से गलती हो जाती, तो बिल्कुल मानना चाहिए। तो और लेकिन लोग, अगर आप ट्रांसपेरेंटली डील करते हैं, लोग आप पर विश्वास करते हैं। तो सबसे पहला लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, आप पर लोगों का भरोसा होना चाहिए और आपकी डीलिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिना किसी मकसद के होनी चाहिए। आप हालात बेहतर करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं तो आप इसमें कोई आपका जाती मकसद नहीं है। दूसरा, पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि सिविलियन किलिंग ना हो, चाहे कोलैटरल डैमेज बिल्कुल मिनिमाइज होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि कोलैटरल डैमेज हो ही ना, और उसमें कोई सिविलियन जो, अगर इसीलिए कोशिश की जाती है, अगर कोई सिविलियन होता है उसको बाहर निकाला जाता है, उसके बाद एनकाउंटर स्टार्ट किया जाता है। और इवन जो लोकल टेररिस्ट हैं, आपने देखा ही, उनको, उनके फैमिलीज को लाया जाता, उनकी अपील की जाती कि आप सरेंडर करें, ताकि हम नहीं चाहते ब्लड शेड, जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती है, लेकिन जब हमारे ऊपर थोपा जाता है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए मैं समझता हूँ, ताकि कोलैटरल डैमेज, सिविलियन किलिंग्स मिनिमम हो, और लेकिन टेररिज्म के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद रामबाग में भी एक एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर भी कहा गया कि उसमें टीआरएफ के एक आतंकी को मारा गया जो कि बहुत सारे मामलों में इन्वॉल्व था। उसके बाद कुछ वीडियोस तो जरूर आई जिसमें यही क्लेम किया गया कि ये टेररिस्ट नहीं था, ये आम सिविलियन था, लेकिन क्योंकि फैमिली ने कुछ नहीं कहा और उस तरीके से ये मसला बना नहीं तो इट डाई डाउन। बट डीजीपी दिलबाग सिंह ने बहुत सिग्निफिकेंट बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इस समय जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट जीन्स पैंट पहने हुए हैं, उसके हाथ में पिस्टल है,
वो पुराने ज़माने का टेररिस्ट नहीं है जिसके बारे में कोई तस्वीरें आएंगी तो आपको मालूम चलेगा कि ये टेररिस्ट है। तो इस हाइब्रिड टेररिस्ट को आप कैसे देखते हो और ये कितना डेंजरस है इस समय में, जहाँ पर एक व्यक्ति एक आम जिंदगी जी रहा है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन वो आतंकी गतिविधियों में भी शामिल है। देखिए, जो दिलबाग सिंह ने कहा, डीजीपी साहब ने, वो बिल्कुल सही कहा। हाइब्रिड टेररिज्म एक नया इन्होंने वारफेयर स्टार्ट किया है, और उसमें वो पहले जैसा, जैसे बुरहान बानी का सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में मालूम था कि वो एक सोशल मीडिया आइकॉन बन गया था कश्मीर में, ऐसा तो है नहीं। आज हाइब्रिड टेररिज्म जो आईएसआई चला रही है, उसमें वो अपना इंसिडेंट करता है पैंट जीन पहन के, और गायब हो जाता है, मिक्स हो जाता है पब्लिक में, पता भी नहीं चलता, किसी को मालूम भी नहीं होता है कि ये टेररिस्ट है कि नहीं है। और नॉर्मल जिंदगी एक आम शहरी की, वो एक ओजीडब्ल्यू को इस्तेमाल करके उस इंसिडेंट किया, पिस्टल से किसी को शूट किया, सिविलियन को, किसी रेडी वाले को, किसी टीचर को, और क्वाइटली मिक्स हो गए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को शक हो सकता है कि ये टेररिस्ट था ही नहीं, तो इसको मार दिया। तो पुलिस अगर कुछ कह रही है तो किसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के ऊपर, कोई उनके 10 तरीके हैं इंफॉर्मेशन आने के, तो कोई ना कोई उसमें वेरी रीजन होता है, ऐसे नहीं कोई भी कहेगा। और ये जो टेररिस्ट जिसकी आपने बात की, वो टेररिस्ट था, तभी तो उसको एलिमिनेट किया गया। हाउ डू यू फाइट विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर आपको मालूम है ये टेररिस्ट है? आप एक तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जब वो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, और दूसरा पब्लिक रिएक्शन को फिर आप कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, जहां पर आप एक तरीके से, एक चीज है कि आप सेंसिटिव डिटेल शेयर भी नहीं कर सकते, वहीं दूसरी जगह आपको कन्विंस भी करना है कि इस तरीके का रिवोल्ट ना हो, कोई प्रोटेस्ट ना हो, और ये एक्सेप्टेंस भी चली जाए कि अभी जो हाइब्रिड टेररिज्म चल रहा है उससे लड़ने का यही तरीका। यस, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने, और बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है इसको हैंडल करना, क्योंकि वो एक नॉन टेररिस्ट नहीं होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस, आप देखिए, टेररिस्ट के मरने से पहले आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, बट वंस यू हैव एलिमिनेटेड हिम, उसके बाद शेयर करने में मैं समझता हूँ कोई भी डिटेल, अगर मेरे पास कोई उसके बारे में इंटरसेप्ट्स हैं, मेरे पास उसके बारे में कोई वीडियोस आए हैं, कोई फोटो आए हैं, कोई इनपुट्स आई हैं, तो उनको शेयर करने में कोई हर्ज नहीं, मैं समझता हूँ वो करना चाहिए। मैं इसी बात को कह रहा था कि आपका डीलिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो उसमें यस, पब्लिक को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को मालूम नहीं होता है, एंड दिस इज ए न्यू वारफेयर। लेकिन फैमिली को पता होता है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरी बीवी को मालूम नहीं। वो फैमिली इन ए वे नोज इट। दैट इज व्हाई यू सॉ देयर वाज, वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं, फैमिली की तरफ से नहीं हुई, लोगों ने सवाल उठाए। तो एक ट्रांसपेरेंट हैंडलिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज द बेस्ट वे। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन है, और इसमें ओपन घूमने वाले टेररिस्ट नहीं हैं, ये हाइब्रिड टेररिज्म है। तो इसमें ये हमारे पास इनपुट्स हैं, तो आप ही बताइए इसमें क्या पुलिस कर सकती थी। तो लेकिन टेररिस्ट को एलिमिनेट करने से पहले ये चीजें नहीं हो सकती, उसके इंसिडेंट के बाद ही। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के अगर टेरर लिंक्स होंगे, दूर दूर तक भी कोई टेरर लिंक्स होंगे, तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। जहां एक तरफ कोशिश ये की जा रही है कि वो लोग जो रेडिकलाइज हो रहे हैं, आतंकी गतिविधियों की तरफ जा रहे हैं, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए, वहीं पर इस तरीके की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना लेना कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके कोई आतंकी बैकग्राउंड है, आतंकी लिंक्स हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या एक सही कदम है या फिर वुड यू एडवाइज समथिंग डिफरेंट? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। और जब तक ये इकोसिस्टम खत्म नहीं होगा, उस पर प्रहार करना बहुत जरूरी है, हम सबको मिलकर करना चाहिए। सिर्फ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो करेगी करेगी, मैं समझता हूँ सारी सिविल सोसाइटी को, अगर हम चाहते हैं कि पीस हो, अमन हो, तो
इस इकोसिस्टम को तोड़ना बहुत जरूरी है। लोग गवर्नमेंट में बैठ के गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, जो देश आपको खाने को देता है, तनख्वाह देता है, आपके बच्चे को परिवार को पालता है, आप उसके खिलाफ काम कैसे कर सकते हैं? तो लेकिन बहुत सारे केसेस हैं, मैं यहां से तनख्वाह लेता हूं लेकिन मैं इसी देश के खिलाफ काम करता हूं और मैं आईएसआई के पेरोल पे हूं। तो ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको रिमूव करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो तो फिर दुश्मन से साथ मिला हो, तो बेटर है आईएसआई के साथ जाके ओपनली। उससे अच्छा तो टेररिस्ट है जो गन उठा के लड़ता है, जो अंदर बैठ के खोखला करता है, वो तो ज्यादा डेंजरस है टेररिस्ट के साथ। जो वाइट कॉलर टेररिस्ट है इज मोर डेंजरस। तो ऐसे आदमियों को आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल सैयद अली शाह गिलानी का पोता आपने बताया, पहले तो वो कैसे गस्टेड पोस्ट पे लग गया बिना इंटरव्यू के, और अगर वो लगा तो किसी गुलाम रसूल या गुलाम मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं लगा, आम आदमी का? दूसरा, उसको कहाँ बैठाया है जहां इंटरनेशनल और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो वहां से हर मिनट आईएसआई को खबर देगा। तो आप ऐसी चीजों को रोकना बहुत जरूरी है अगर आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करना चाहते हैं। तो जो इकोसिस्टम है, जब आपके हजारों मदरसा चलते हैं, उसमें क्या आप धर्म की एजुकेशन दे रहे हो या आप रेडिकलाइज कर रहे हो और टेररिस्ट पैदा कर रहे हो? इसी तरह, लेकिन ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं छोड़ना चाहिए, ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी। इस चीज को नहीं तोड़ोगे, बहुत सारे जमाती हैं जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे जमात इस्लामी से लिंक्ड लोग हैं जो जो गलत एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए अगर आप जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आखिर में यही कि जिस तरीके से डॉक्टर वैद ने बताया कि हाइब्रिड टेररिज्म इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक मेजर चैलेंज है। वो चैलेंज इसीलिए भी है कि जहां एक तरफ आपको टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ना है, वहीं दूसरी ओर आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप सिविल सोसाइटी में एक सही मैसेज पहुंचाएं, वहां से किसी तरीके की भी रेजिस्टेंस देखने को ना मिले। क्योंकि इस समय जो टेररिस्ट है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट एक नॉन टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो अपने टारगेट को हिट करता है और उसके बाद वापस मेनस्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है, ताकि किसको मालूम ही ना चले कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ऐसे में जहां हाइब्रिड टेररिज्म एक मेजर चैलेंज है, वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को और जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर इन्होंने ये भी कहा कि ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपके सभी ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि एक कॉन्फिडेंस जो है वो आम पब्लिक के बीच में बिल्ड हो सके।